Unacademy. Let's crack it. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश सिंह आप सबों का अनअकैडमी के मुखर्जी नगर दिल्ली स्थित ऑफलाइन हिंदी मीडियम टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। अनस्टॉपेबल हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। जैसा कि पता है, हमारी ऑफलाइन टीम ने ये निर्णय लिया कि हम सारे शिक्षक मिलकर छात्रों को एनसीईआरटी उस स्तर से पढ़ा दें जिस स्तर से कोई विषय प्रारंभ होता है। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। मैं आपको इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी समझने में मदद करूंगा, यहाँ भी और अपने ऑफलाइन जीएस फाउंडेशन बैच में भी। फिलहाल मैं ये बताऊं आपको कि एनसीईआरटी की महत्ता, इसका आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगिता क्या है, ये हमारे टीम के लोगों ने आपको अवगत कराया होगा। मैं भी आपको 2 मिनट लूँगा कि एनसीईआरटीज़ का पढ़ा जाना आपकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए काफ़ी आवश्यक है। इसी सिलसिला को पूरा करने के उद्देश्य से हमारी टीम ने एनसीईआरटीज़ बुक्स को वहाँ से पढ़ाना शुरू किया है जहाँ से पढ़ना आवश्यक है या वह विषय एनसीईआरटी के द्वारा कवर किया गया है। इकोनॉमिक्स की पहली किताब एनसीईआरटी में 9वीं कक्षा में प्रिस्क्राइब्ड है और आपको जैसा देख रहे होंगे, मैं आपको कवर दिखा रहा हूँ उस पुस्तक का। ये कवर है अर्थशास्त्र कक्षा 9 के लिए। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। फिलहाल मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ विशेष चीज़ बताना चाहूँगा। मेरा नाम रमेश सिंह है। शायद आप मेरे नाम को जानते होंगे एज ए राइटर, एज एन ऑथर। तो आपने सही समझा, हम वही रमेश सिंह हैं जिसने इंडियन इकोनॉमी इंग्लिश, भारतीय अर्थव्यवस्था हिंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था मराठी पुस्तकों का लेखक हैं। ये वही रमेश सिंह है, ठीक है। आपको हम चाहेंगे कि कवर दिखा दें इस पुस्तक का। ये इस पुस्तक का 15th एडिशन है और आपके यूपीएससी सिलेबस में जितनी चीज़ें कवर करनी है पीटी मेंस के लिए, हमने उसको बखूबी इस पुस्तक में कवर करने की कोशिश की है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षाओं में, मैं आपको इंगित करता रहूँगा, हिंट करता रहूँगा कि इस विषय वस्तु पे हमने अपने पुस्तक में क्या कहा है, कैसे कहा है। एनीवे, ये तो मेरा परिचय हो गया। अब दूसरा पहलू ये है कि एनसीईआरटी की जिस पुस्तक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें 4 लेसन्स हैं पुस्तक में, और उन लेसन्स के अगर नाम देखेंगे आप तो उसमें सबसे पहला लेसन है कि पालमपुर की कहानी। एक गांव है, तो काल्पनिक गांव लिखा गया है, लेकिन इस तरह का गांव आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। दूसरा अध्याय है कि संसाधन के रूप में लोग, आदमी जो है, लोग जो हैं, जो पॉपुलेशन है किसी देश की, वो कैसे रिसोर्स के रूप में काम करती है। तीसरा है गरीबी, कि गरीबी एक चुनौती। और चौथा अध्याय है भारत में खाद्य सुरक्षा। इन 4 अध्यायों को हमने इस एनसीईआरटी 9th क्लास के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में 8 क्लास में डिवाइड किया है। आज आपका पहला लेसन का क्लास है जिसे हमने इंगित कर दिया है कि पालमपुर गांव की कृषि व्यवस्था, लेसन 1। ये लेसन 1। लेसन 2 जो होगा वो होगा पालमपुर गांव की गैर कृषिगत क्रियाएं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर। ठीक है। अब जरा आते हैं इन पुस्तकों पे। अगर आप देखें
तो एनसीईआरटीज की कक्षा 9 की पुस्तक ये है हिंदी में, और ये है इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स फॉर 9th क्लास। दोनों एनसीईआरटी की ही है, दोनों में पृष्ठों की संख्या सेम है, 50-52 पेज की किताब है। बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। लेकिन एक मैं आपको सावधानी की बात बता दूं कि सूचनाओं की जहां तक बात है, तो हिंदी मीडियम से ज़्यादा अपडेटेड सूचनाएं इंग्लिश मीडियम में हैं। न सिर्फ सूचनाएं, बल्कि उनका जो अनुवाद है इंग्लिश से हिंदी में, वहाँ भी कमजोरियां हैं, वहाँ भी एरर्स हैं, त्रुटियां हैं। ठीक है, खैर, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की कक्षाएं ले रहा हूँ, तो मेरी नज़र उसके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पे है। ठीक है, जो छात्र पहले से हमसे जुड़े हैं अनअकैडमी पे, आपको पता होगा कि 2021 से 22 करीब 1.5 वर्ष हम अनअकैडमी के इंग्लिश मीडियम सेक्शन में थे, ऑनलाइन में। इस बार हम हिंदी मीडियम सेक्शन में हैं, ऑफलाइन में। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन कक्षाओं के अतिरिक्त मेरी टीम आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ती रहेगी, और हम देखते रहेंगे कि आखिर सही तरीके से सिविल सेवा की तैयारी करनी कैसे चाहिए। ठीक है, एनीवे, इन कक्षाओं के क्लासेस पे हम अपने ऑफलाइन कोर्स के बच्चों का टेस्ट भी लेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, और उन टेस्ट में लिखे गए प्रश्नों का मूल्यांकन भी मैं करूंगा, और उनको सटीक जानकारी देने, सटीक आइडिया, स्ट्रेटजी बनाने की तकनीक भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आइए आज के कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा है आपको पालमपुर गांव की कृषि व्यवस्था। अब जरा जस्ट हम आइडिया आपको दे दें कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक गांव का निर्माण इस पुस्तक ने किया है। वैसे आप अगर सर्च करें तो पालमपुर आपको बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस शायद एक सहज संजोग है, क्योंकि पालमपुर नाम से पूरे भारत में दर्जनों गांव होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन उसके नाम से बहुत मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि पालमपुर के बारे में पुस्तक का पहला अध्याय आखिर बताना क्या चाहता है। ठीक है, जिस पहले अध्याय को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहले भाग में पालमपुर गांव की कृषि संबंधी क्रियाएं, एंड दूसरे भाग में हमने चर्चा करने की कोशिश की है पालमपुर गांव की गैर कृषित क्रियाएं, माने कृषि के अलावा पालमपुर गांव में क्या होता है। ठीक है, जैसा कि इस पुस्तक का नाम ही है अर्थशास्त्र, आप यहां देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ दिस बुक। आते हैं, जरा देखते हैं कि इस पुस्तक में का टाइटल तो इकोनॉमिक्स है, लेकिन इस पुस्तक में कहीं भी अर्थशास्त्र है क्या, इस पे कोई चर्चा नहीं की गई है। हमने सोचा कि इस पुस्तक के चैप्टर से बाहर से एक छोटा सा टॉपिक हम डाल दें, तो हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो लेक्चर सीरीज है, इस 9वीं कक्षा के पुस्तक पर जो 8 क्लासेस में है, वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको सेंस आएगा। क्योंकि हम जो एनसीईआरटीज पे क्लास यहाँ लेके आए हैं, वो किसको टारगेटेड है, जो सिविल सेवा के परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो ताकि सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सही आइडिया हो सके, जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स चल रहा है एनसीईआरटी का, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी जानकारी अर्थव्यवस्था से उनको दे दें। ठीक है, कि अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम कि इसकी ये है कृषि प्रधान गांव है, वहां आएंगे। फिलहाल देखिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो ऐसा समझिए कि हम जब कोर्स में इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे, जो यूपीएससी ने सिलेबस में इसका नाम दिया हुआ है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स को और डीपली डिफाइन करेंगे। फिलहाल इतना ही बता दें
कि आम आदमी अपने जीवन में तरह तरह की गतिविधियां करता है। उन गतिविधियों में कुछ गतिविधियां राजनीति से जुड़ी होती हैं, कुछ समाज से जुड़े होते हैं, कुछ मानव शास्त्र से जुड़े होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक गतिविधियां होती है। उनमें एक प्रकार की गतिविधियां हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप इसको आर्थिक क्रियाएं कह सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं तो मानव द्वारा किए जाने वाले सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो विषय करता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमको नौकरी चाहिए, हम अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सरकार में या निजी क्षेत्र में। ये एक आर्थिक क्रिया है। कोई कंपनी नौकरी दे रही है, वैकेंसी निकाली है, ये एक आर्थिक क्रिया है। हम किसी दुकान पे गए, एक पेन खरीद के आ गए, ये एक आर्थिक क्रिया है। दुकानदार एक पेन हमको बेचा, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। समझ में आ गया? अब इकोनॉमिक्स का जो हमने परिभाषा आपको बताया, ये पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि पुस्तकों में इकोनॉमिक्स को दर्जनों तरीके से डिफाइन किया गया है और सारी परिभाषाएं सही हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम सारी परिभाषाओं का एक निचोड़ निकालना चाहें कि आखिर इकोनॉमिक्स है क्या, अर्थशास्त्र है क्या, तो साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आगे समझेंगे और इसके बारे में, फिलहाल इतना शायद आपके लिए काफी है। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या हैं, ठीक है? छोटी सी जानकारी दे दे। आर्थिक क्रियाएं वे सारी क्रियाएं हैं जिसमें मुद्रा आता है, पैसा आता है, धन आता है। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी स्वार्थ की सिद्धि होती है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? उदाहरण के तौर पे अगर हम मंदिर गए, मंदिर में जाने से पहले हमने प्रसाद खरीदा। प्रसाद का खरीदा जाना एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद हमने भगवान के मूर्तियों पे कुछ पैसा चढ़ा दिया, ये आर्थिक क्रिया नहीं है। समझ में आ गया? आगे आने वाले समय में हम देखेंगे। अगर आप में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट आए हमारे क्लास से जुड़ा हुआ, या अगर आप साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ें, तो इससे अच्छा बेहतर कुछ नहीं है कि हम पढ़ाते रहें और आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। कैसे पढ़ें? पहले पढ़ के हमको न सुने, पहले हमको सुन लें, फिर एनसीईआरटी पढ़ें। देखिए आपका काम कितना आसान होता है, ठीक है? तो आपके दिमाग में कोई शंका आए, कोई डाउट आए, कोई क्वेरी आए, तो आप यहीं पे चैनल पर यूट्यूब में ही आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं देन एंड देयर आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा, आप चिंता न करें, ठीक है? तो जरा देखें कि अर्थशास्त्र के आगे अब हम पुस्तक में प्रवेश करते हैं। जैसा कि बताया आपको कि पालमपुर गांव की कहानी पहले अध्याय का नाम है, जिस अध्याय को हमने 2 अध्याय में बांटा है, 2 अध्यायों में। पहला पालमपुर गांव की कृषि व्यवस्था और दूसरा पालमपुर गांव की गैर कृषिगत क्रियाएं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द विलेज पालमपुर, ठीक है? पहले हम बता दें कि पालमपुर एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य, गांव है, ठीक है? पालमपुर एक गांव है जो कृषि प्रधान है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि पालमपुर गांव के ज्यादातर लोगों की आजीविका कृषि कार्यों पर टिकी है या कृषि कार्यों से पूरा होती है। समझ में आ गया? अब अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें, तो कोई गांव, जिस गांव के कम से कम 50% लोगों की आजीविका किसी क्षेत्र पर टिकी हो, यहाँ उदाहरण के तौर पर कृषि क्षेत्र पे, तो उस गांव को हम कृषि प्रधान गांव कहते हैं। अगर किसी गांव के 50% या इससे अधिक लोगों की आजीविका टिकी हो उद्योग धंधों में, तो उसे हम कृषि प्रधान गांव नहीं कह सकते। मतलब कि पालमपुर एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐसा काल्पनिक गांव है
जो कृषि प्रधान गांव है, मेन आजीविका का माध्यम क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में क्या सब काम किए जाते हैं आपको अच्छी तरह पता है कि इसके अंतर्गत अन्य किस्म की गतिविधियाँ आती हैं। अनाजों का उपजाना, सब्जियों का उपजाना, फलों का उपजाना, सलाद आइटम्स का उपजाना, इसके साथ साथ मवेशी पालना, पौधे का रोपाई करना। समझ में आ रहा है? बहुत तरह की गतिविधियां होती है। डेयरी पालन, डेयरी है इसके अंतर्गत, कुक्कुट पालन है इसके अंतर्गत, मत्स्य पालन है इसके अंतर्गत। बहुत सारी गतिविधियां आती है जिनको हम आने वाले कक्षाओं में देखेंगे। फिलहाल देखिए कि पालमपुर गांव एक कृषि प्रधान गांव है। मतलब कि यहाँ की जनसंख्या का 50% प्लस अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ये ठीक है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत की आज तकरीबन 55% आबादी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। ये किताब के बाहर से एक लाइन बताया आपको हमने। ठीक है? अब जरा देखिए कि इसमें और क्या बातें कहती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहता है कि कृषि कार्य जो लोग करते हैं वो वास्तव में होता क्या है वहां पर। तो वहां कृषिगत उत्पादन किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। छोटा सा इकोनॉमी सा कंसेप्ट है जिसे समझा दें कि उत्पादन होता कैसे है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं उत्पादन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। हमने उसको और सिंप्लीफाई किया कि अर्थात उत्पादन होता कैसे है। माने कृषि क्षेत्र में किसान जो भी उत्पादन करते हैं, अनाज उपजाते हैं, सब्जी उपजाते हैं, फल उपजाते हैं, जो भी उपजाते हैं, दूध उपजाते हैं, मुर्गी के अंडे उपजाते हैं, बकरी के दूध उपजाते हैं, इत्यादि बहुत सारे काम है उसमें। तो उनका उत्पादन होता कैसे? अब जरा देखिए कि एक अर्थशास्त्री एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से देखता है। तो जरा देखिए, तो हम बताएं कि उत्पादन चाहे कृषि क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो या सेवा क्षेत्र में हो, कुछ एसेंशियल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति जरूरी है। उस एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स हैं जिनका होना जरूरी है, उनका समामेलन जरूरी है। उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है कि 4 आवश्यकताएं हैं उत्पादन की पूर्ति के लिए। ठीक है? 4 उत्पादन हम क्यों लिख रहे हैं? होना तो 3 चाहिए, हमने 4 कैसे कहा? जरा देखिए, आगे बढ़िए। इसमें 3 जो है वो भिन्नता है, लेकिन चौथे में भिन्नता बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है कि आपको कृषिगत कार्य के उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, लैंड, जमीन चाहिए। उद्योग लगाना हो, जमीन चाहिए। कृषि कार्य करना हो, जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। और सेवा कार्य करना है, कहीं ना कहीं दफ्तर होगा। सेवा आप इंटरनेट पे उपलब्ध करा सकते हैं, सारी सेवाओं को इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं कराया सकता। फॉर एग्जाम्पल, होटल, पर्यटन। होटल एक बिजनेस है जिसमें किसी होटल में ठहरने का टिकट तो आप इंटरनेट पे बुक कर लेंगे, लेकिन होटल तो क्लाउड में नहीं हो सकता ना। होटल तो जमीन पे होगा, और होटल को खोलने के लिए जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। तो ये सब क्षेत्र में चाहिए आप। दूसरा है श्रम, लेबर। बिना लेबर फोर्स का उत्पादन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। और तीसरा है भौतिक पूंजी, जिसे कहते हैं फिजिकल कैपिटल। बिना इन 3 के किसी भी प्रकार के उत्पादन प्रक्रिया का संभव है ही नहीं। प्रोडक्शन प्रोसेस शुरुआत में आपको इन 3 चीजों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा, लैंड, लेबर, और इसे कहा जाता है कैपिटल। इंग्लिश में सीधे कैपिटल बोल देते हैं। लेकिन इस भौतिक पूंजी में वास्तव में क्या आता है? अस्थाई पूंजी एंड कार्यकारी पूंजी। अस्थाई पूंजी है जिसे हम कहते हैं फिक्स कैपिटल, और कार्यशील पूंजी जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? अब अस्थाई पूंजी, सिर्फ हम कृषि क्षेत्र पे अगर टिके तो अस्थाई पूंजी में आपको हो गया हल, बैल, ट्रैक्टर, थ्रेसर, कुदाल,
खुरपा, ये सारी चीजें हो गई अस्थाई पूंजी, जिसका इस्तेमाल किसान कृषि कार्य में लंबी अवधि तक करेगा। क्योंकि आपने ट्रैक्टर खरीदा, एक फसल में उसको यूज किया, दूसरे फसल में दूसरा ट्रैक्टर खरीदना है, ऐसी बात नहीं है। आप कई फसल में उसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब है कि ऐसा कैपिटल जो भौतिक है, जिसका इस्तेमाल काफी वर्षों तक होना है, उसमें जरूर ज्यादा धन लगता होगा। एकदम आप सही समझे। मतलब कि आपने जिस पैसे को लगाया ट्रैक्टर खरीदने के लिए, एक फसल उपजाने के बाद ट्रैक्टर की पूंजी रिकवर नहीं होगी, वो कई वर्षों में होगी। आपको ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगा, आदि आदि बातें जो हम अर्थशास्त्र में आने वाले समय में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है? और ये तीन चीजें हो गई, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब एक चौथी चीज है। चौथी चीज क्या है? वो है उद्यमशीलता, जिसे कहा जाता है मानव पूंजी। ये मानव पूंजी हमारा लेसन 3 है। संसाधन के रूप में लोग, जिसमें आपकी मुलाकात हमसे पुनः होगी इस सीरीज के तीसरे लेक्चर में। ठीक है? मानव पूंजी क्या है? ह्यूमन कैपिटल, जिसे कहते हैं उद्यमशीलता, इंग्लिश में कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा है कि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ कहीं जमावड़ा कर दिया जाए तो क्या खुद ब खुद खेती शुरू हो जाएगी? कृषि कार्य शुरू हो जाएगा? नहीं होगा। एक व्यक्ति चाहिए जो अपने ज्ञान, अपने कार्य कुशलता, अपने कौशल से इन तीनों आवश्यकताओं को यूज करके और सफलतापूर्वक कृषि कार्य को अंजाम दे। ये बात समझ में आई? इसका मतलब है, यही कारण है कि एनसीईआरटी 9th क्लास के पुस्तक का पहला चैप्टर आपको कहता है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन का संगठन कैसे होता है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन प्रोसेस को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो संगठन तैयार करते हैं, उस संगठन को तैयार करने में 4 चीजों की आवश्यकता होती है। और वे 4 आवश्यकताएं हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन कैपिटल। अगर जरा देखिए महत्ता ह्यूमन कैपिटल का, क्योंकि हमारा एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है ये, जिसमें हम लोग 2 दिन डिस्कशन करेंगे, लेसन 3 एंड लेसन 4। ठीक है? ये लेसन 3 भी है और ये लेसन 4 भी है आपका, जिसमें हम मानव कैपिटल की चर्चा करेंगे, मानव पूंजी की चर्चा करेंगे, ह्यूमन कैपिटल की चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है? अब जरा देखिए एक लाइन सिर्फ, कि अगर किसी किसान के पास उचित मात्रा में भूमि भी है, उचित मात्रा में श्रम शक्ति भी है और उचित मात्रा में भौतिक पूंजी भी है, जो कि अस्थाई होगा और कार्यशील होगा। कार्यशील का छोटा सा एग्जाम्पल दें कि आपको हर फसल के पहले बीज की जरूरत है, उर्वरक की जरूरत है, कीटनाशकों की जरूरत है, मजदूरों को सैलरी देने की जरूरत है। इसके लिए आपको एक वर्किंग कैपिटल चाहिए, जिसे कार्यकारी पूंजी कहते हैं। ये हर उद्योग में चाहिए, हर व्यवसाय में चाहिए, हर क्षेत्र में चाहिए। क्या कृषि क्षेत्र हो, क्या औद्योगिक क्षेत्र हो, क्या सेवा क्षेत्र हो। 3 क्षेत्र रखे हैं किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के, हर जगह दुनिया में यही है। ठीक है? जरा लौट के आते हैं कि अगर एक किसान जो मानव पूंजी है, क्योंकि मानव पूंजी किसके पास है? ये मानव पूंजी है किसान के पास। किसका मानव पूंजी है? किसान का है। ह्यूमन कैपिटल किसका है? किसान का है। अगर किसी किसान के बाद बहुत सारा भूमि हो, उस एरिया में लेबरर्स की भी कमी नहीं हो और उसको भौतिक पूंजी का भी अभाव नहीं हो, ये तीनों की प्रचुरता होने के बावजूद भी उस किसान का कृषि कार्य बेहतर नहीं हो सकता। कोई गारंटी नहीं है। उसका क्रॉप फेल हो सकता है, वो समय पे पटवन नहीं कर सका, समय पे बुआई नहीं कर सका। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि इन तीनों ही संविधाओं को, इन तीनों ही आवश्यकताओं का संगठन आखिर करता कौन है? उचित तरीके से उनका इस्तेमाल करता कौन है?
तो उनका उचित तरीका से इस्तेमाल किसान करता है और उसकी उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, उसी की एंटरप्रेन्योरशिप कृषि कार्य को सफलता से अंजाम देता है। समझ में आ गया? अर्थात पालमपुर गांव में कृषि कार्य करने के लिए किसानों के पास भूमि की उपलब्धता कितनी है, इस पर निर्भर करेगा उनका कृषि उत्पादन। वहां पे किस किसान को लेबर टाइमली मिला कि नहीं, किस मूल्य पर मिला, इस पर निर्भर करेगा कृषि कार्य। किस किसान के पास अस्थाई पूंजी कितना है कि नहीं है, किस किसान के पास कार्यशील पूंजी समय पर आया कि नहीं, जितना चाहिए उतना आया कि नहीं, इस पर तो कृषि की सफलता निर्भर करेगी ही। लेकिन उसके कृषि कार्य की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वह किसान कितना उद्यमशील है, उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप है कि नहीं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तो क्या होगा, इस सारी की सारी सुविधाएं रखी रह जाएगी और उसको कृषि कार्य से या तो उतना उपज नहीं मिलेगा जितना दूसरे किसानों को मिला है उसी गांव में, या उसको उपज मिला भी तो उससे आय कम हुआ। क्योंकि किस फसल को उपजाएं इस बार कि हमको आमदनी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? और भारत सरकार आजादी के समय से कोशिश कर रही है कि किसान जो कृषि कार्य करते हैं उनमें उनको उचित लाभ मिले, उनका कृषि कार्य लाभकारी हो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेम्यूनरेटिव फार्मिंग। और जो लोग किसान परिवार से आते हैं, जो लोग किसान हैं, आप में से कई लोग हैं जो किसान परिवार से आते हैं, या आप खुद किसान हैं, खेत में जाते हैं, कृषि कार्य को पहचानते हैं कैसे होता है, उसमें अपना दैहिक श्रम दान देते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं, अपने पिताजी अपने गार्जियंस की मदद करते हैं, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि कृषि कार्य करने में किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज इन तीनों संविधाओं की उपस्थिति इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपका कृषि कार्य सफल होगा या असफल होगा। ये समझ में आ गया? और ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाला जो व्यक्ति है, जो किसान है, वही उद्यमी है, वही एंटरप्रेन्योर है। समझ में आ गया? ये क्लियर है? तो इस छोटे से डिस्कशन में हम देखें कि इकोनॉमिक्स क्या है, उत्पादन का संगठन कैसे होता है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए आखिर हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो भूमि, श्रम, पूंजी और साथ साथ उद्यमशीलता। जिन किसानों के पास कार्यशील पूंजी अपने पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो कर्ज लेंगे। अब कर्ज कहाँ से लेंगे? कर्ज अगर लोकल महाजन से लेंगे तो ब्याज दर शोषणकारी होगा। कर्ज अगर किसी बैंक से मिल गया तो ब्याज दर कम होगा। क्या बैंक आसानी से किसानों को कृषि कार्य के लिए कर्ज देते हैं? ये सब बातें बाद के लिए छोड़िए, हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हमने कक्षा का प्रारंभ 9th स्टैंडर्ड के बुक से किया है। हम लोगों को पहुंचना है 12th स्टैंडर्ड तक, जिसमें आपको 5 पुस्तकों पर हमारा लेक्चर उपलब्ध होगा। ठीक है? अब जरा आते हैं इधर कि कृषि कार्य, उत्पादन का संगठन इत्यादि इत्यादि बात तो देखा आपने। उसी बात को हम फिर कर दिए कि पालमपुर गांव एक कृषि प्रधान है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदृश लगता है। हमने ठीक एनसीईआरटी की भाषा कोट कर दिया, सदृश माने सिमिलर टू ए विलेज विच मस्ट बी लोकेटेड समवेयर इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी पालमपुर की दिनचर्या, पालमपुर की अर्थव्यवस्था को देखने के बाद आपको लगेगा कि इस तरह का गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है? अब जरा देखिए उस गांव की विशेषता। उस गांव में सड़कों की कमी नहीं है, डेवलप्ड सड़क है, परिवहन के कई साधन उपलब्ध हैं। परिवहन के कई साधन है, टांगा है, बैलगाड़ी है, ऑटो भी है, ट्रक ड्राइवर भी है, ये सब है। ठीक है? साथ साथ वहां बिजली उपलब्ध है, सिंचाई की व्यवस्था है, इरिगेशन,
विद्यालय भी हैं 2 और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी उचित व्यवस्था है। आप कुल मिलाकर के इस गांव को एक बेहतर गांव के रूप में देख सकते हैं, एक डेवलप्ड विलेज के रूप में देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ कृषि कार्य होता है, बल्कि यहाँ की सड़कें बेहतर हैं, परिवहन के कई माध्यम उपलब्ध हैं जिससे आप यातायात कर सकते हैं, सामान की ढुलाई कर सकते हैं। किसान अपने उपजाए गए मालों को निकटतम बाजार में बेच सकते हैं। इसमें चर्चा की गई है कि रायगंज एक गांव है बगल में, जहां किसान अपने उत्पाद ले जा करके बेचते हैं। वहाँ छोटा सा एक मार्केट है जहाँ पे बेचते हैं। वैसे इस गांव में भी दुकानदार हैं, कई लोग हैं जिसे हम देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल ऐसा देखिए कि ये एक कृषि प्रधान देश गांव है, लेकिन इस कृषि प्रधान गांव में सड़कें, परिवहन, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सर्विसेज उचित मात्रा में उपलब्ध हैं। समझ में आ गया? मतलब कि एक उन्नत प्रकार का गांव इसको आप मान सकते हैं। समझ में आ गया? अब आगे है कि अगर भूमि, क्योंकि यहाँ के लोगों का की आजीविका है क्या, कृषि कार्य करना, तो कृषि कार्य करने में पहला जो आवश्यकता है भूमि है। अब भूमि में आप देखेंगे कि भूमि मापने की इकाई की चर्चा एनसीईआरटी में यहाँ की गई है। आप अपने जहाँ के भी हैं स्थानीय निवासी, वहाँ पे आप जानते होंगे कि भूमि नापने में बीघा, कट्ठा, डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर और बहुत तरह की इकाइयों की चर्चा की गई है। ठीक है? अब कुछ मानक जो इकाइयां हैं जिनका पूरे देश में या पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, हम उस पे नजर डालें तो पहला है आपको 1 हेक्टेयर, दूसरा है आर, ये है आपको एयर, जिसे हम एयर्स भी कहते हैं, आर्स भी कहते हैं पुलिंग में, और तीसरा है एकड़। ठीक है? ज्यादातर लोग एकड़ से परिचित हैं। ये मेट्रिक प्रणाली में है। ये मेट्रिक प्रणाली में, मेट्रिक सिस्टम में भूमि के माप की इकाइयां हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें कि कट्ठा, बीघा, आप चूंकि कट्ठा हर जगह अलग अलग है, बीघे का क्षेत्रफल भी भारत में अलग अलग है, वो तय नहीं है, लेकिन ये 3 इकाइयां तय हैं। ठीक है? तो ऐसा समझिए कि एक हम वर्ग बना लेते हैं, और इस वर्ग में अगर इस वर्ग की ये भुजा 100 मीटर हो और ये भी 100 मीटर है, यही वर्ग है स्क्वायर, क्योंकि दोनों भुजाएं समान होंगी, तो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। ये जो क्षेत्रफल है ये बेसिकली 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर है। ठीक है? इंग्लिश में इसे ऐसे लिखते हैं, कई लोग इसको हेक्टेयर पढ़ते हैं, दोनों सही है। हेक्टर भी कह सकते हैं, हेक्टेयर भी कह सकते हैं। ठीक है? तो एक भूमिखंड जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो, जो 100 मीटर हो, तो ये जो क्षेत्र तैयार हुआ यह 1 हेक्टेयर है। समझ में आ गया? ये 1 हेक्टेयर है। इसमें छोटा सा पार्ट निकाल लें, 10 मीटर बाई 10 मीटर, 10 मीटर बाई 10 मीटर, तो ये आपको एयर है। ठीक है? एयर 10 मीटर बाई 10 मीटर एयर हो गया, 1 एयर, और 100 मीटर बाई 100 मीटर 1 हेक्टेयर हो गया। हेक्टेयर को हम एकड़ से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा देखिए कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.471 एकड़ होता है, क्योंकि एकड़ फीट से जुड़ा हुआ है और हेक्टेयर मीटर से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से ये डिसमल में आंकड़ा आ गया। ठीक है? मोटा मोटी आम तौर पर लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा कहें कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है,
तो तकरीबन 2.5 एकड़ होता है। 2.471 एकर्स आर इक्वल टू 1 हेक्टर। समझ में आ गया? अब ये एक मानक इकाई है जिसका इस्तेमाल पूरे देश वर्ष में किया जाता है और भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स में आपको मूलतः हेक्टर का वर्णन मिलेगा और एकड़ का वर्णन मिलेगा, आड़ का वर्णन नहीं मिलेगा। लेकिन हमने जस्ट जानकारी के लिए आपको यह सूचना दे दी कि एक तीसरी इकाई भी है जिसे हम आड़ कहते हैं, जो 10 बाई 10 मीटर होता है, माने 100 स्क्वायर मीटर भूमि खंड को हम एक आड़ कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? और 10,000 स्क्वायर मीटर को हम एक हेक्टर कहते हैं। एक हेक्टर में तकरीबन 2.5 एकड़ जमीन होते हैं। एग्जैक्ट कहें तो एक एकड़ में 2.471 एकड़ भूमि होते हैं पूरे देश में। ठीक है, ये क्लियर है? यहां तक ये भूमि को मापने की प्रचलित इकाई है। अब जरा देखिए कि जितना भूमि किसी देश में है, किसी गांव में है, किसी डिस्ट्रिक्ट में है, सब पे कृषि कार्य हो रहा हो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब भारत में भूमि जितनी है सारे भूमि पे खेती ही हो रही है ऐसा तो नहीं है। अब जरा देखिए कि भूमि जो है वो लचीला नहीं है। भूमि लगभग नियत है, कांस्टेंट है। क्या है कि बंजर भूमि, दलदल भूमि या जंगलों की कटाई करके, बंजर भूमि को तैयार करके, दलदल भूमि को तैयार करके हम अपने भूभाग का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी एक सीमा है। जहाँ कहीं जिन देशों में भूमि खंड का विस्तार करने के लिए समुद्र से छेड़छाड़ किया गया या जंगलों की कटाई की गई, भूमि खंड तो बढ़ा, लेकिन वहाँ पे दूसरे तरह की समस्याओं ने जन्म लिया, जिसे हम आगे देखेंगे या आपको भूगोल के जो शिक्षक हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल सिस्टम में पढ़ाएंगे। ठीक है, उधर जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है। हर सब्जेक्ट जनरल स्टडीज का इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जनरल स्टडीज में हर सब्जेक्ट का एक बरोबर ज्ञान आपको होगा तो हर सब्जेक्ट मर्ज करता है। कन्वर्ज करने के बाद एक विषय जन्म होता है, जिस विषय को हम सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर कि हमारा जुताई क्षेत्र का तात्पर्य है कि क्रॉप्ड एरिया, जहाँ पे कृषि कार्य की जाती है। भारत में कितनी भूमि है, भारत का भूभाग कितना बड़ा है, वो बात नहीं हो रही है, जुताई क्षेत्र की बात हो रही है। तो भारत का जुताई क्षेत्र आप देखेंगे कि 1950-51 जब प्लानिंग एक साल के बाद शुरू होता है, आंकड़ों को वहीं से लिया जाता है, से 2016-17 के बीच बढ़ा। कितना बढ़ा? तो वह 132 मिलियन हेक्टर से बढ़कर 200 मिलियन हेक्टर हुआ। इसका मतलब है कि 1950 से लेकर के 2016-17 के बीच जो एनसीईआरटी आपको आंकड़ा देता है, इस बीच में भारत में जुताई क्षेत्र जिस पे खेती की जाती है उस भूभाग में विस्तार हुआ। कितना विस्तार हुआ? तो 132 मिलियन, मतलब कि 13.2 करोड़ हेक्टर जुताई क्षेत्र बढ़कर 20 करोड़ हेक्टर हो गया। मतलब कि तकरीबन 7 करोड़ एकड़ की वृद्धि हुई। जनसंख्या इससे ज्यादा तेज रफ्तार में बढ़ी। मतलब है कि खेती के लिए जो जमीन है, जो भूमि है, उसमें विस्तार हो सकता है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। एक सीमा के बाद कृषि क्षेत्र का विस्तार करना संभव नहीं रह पाता। वैसे देश जहाँ पे इन सीमा को प्राप्त कर लिया गया है, जैसे जापान है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, वहाँ पे अब जुताई क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है।
जिस कारण से आप देखेंगे कि वर्टिकल फार्मिंग की बात चल रही है ना, कि बंद कमरों में, बहुमंजिली इमारतों में कृत्रिम कृषि कार्य शुरू हो रहा है, वर्टिकल फार्मिंग की जा रही है। और उन जगहों पे फार्मिंग शुरू हो गई है जहाँ पे फार्मिंग कोई बहुत बड़ा पेशा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल दुबई है, अबू धाबी है, सिंगापुर है। ये खाने का सामान अमूमन आयात करते हैं, ये उपजा नहीं पाते, क्योंकि या तो इनके पास जुताई क्षेत्र नहीं है, जुताई क्षेत्र पे घर बन गए हैं, मार्केट बन गए हैं, इंडस्ट्री बन गए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जमीन कहाँ से लाएं? तो उन्होंने इजाद किया तरीका कि हम क्यों नहीं खड़े कृषि कार्य का की शुरुआत करें। महंगे सामान होंगे निश्चित रूप से, लेकिन जब इस भूभाग पे, जब जमीन पे खेती कार्य से हमारा पेट नहीं भरेगा, तो कोई कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि हम जैसे लोगों को दिल्ली में, मुंबई में या किसी गांव में इस वर्टिकल फार्म का प्रोड्यूस कब मिलता है। सलाद हो या पत्ता हो, जो भी हो, सलाद का आइटम हो, सब्जी हो, या क्या गेहूं उपज सकता है इसमें, या चावल उपजाया जाएगा वर्टिकल फार्मिंग में। अभी तक चावल और गेहूं किसी वर्टिकल फार्म में दुनिया में उपजाया नहीं गया है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, वो लागत के दृष्टिकोण से बाजार में बेचा नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो काफ़ी महंगे होंगे। ठीक है? तो कैसी चीज़ें वर्टिकल फार्म में उपजाई जा रही हैं? वैसी चीज़ें जिनका कीमत आज बाजार में उनके कीमत से पैरेलल हो, समान हो, तभी तो बिकेगा वो, नहीं तो नहीं बिकेगा। ठीक है? एनीवे, कम बैक टू आवर टॉपिक। हमने बताया कि भारत का जुताई क्षेत्र 1950-51 से 16-17 के बीच तकरीबन 7 करोड़ हेक्टेयर बढ़ा है। मतलब ये बढ़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये उस रफ्तार में नहीं बढ़ा है जिस रफ्तार में हमको कृषि कार्य से प्राप्त होने वाले सामानों की आवश्यकता है, उत्पादों की आवश्यकता। इस पे गहन चर्चा आने वाले एनसीईआरटी के हाई स्टैंडर्ड क्लासेस के बुक्स में है, हम पढ़ेंगे उसको, जानेंगे उसको। ठीक है? अंतिम है कि भारत में जोत की स्थिति क्या है। एक किसान कुल कितने भूमि पे खेती करता है, उसे कहते हैं फार्मर की जोत की इकाई, जोत का आकार, लैंड होल्डिंग कहते हैं। ठीक है? तो क्या हुआ है कि भारत में जिनके पास भी जमीन था, 1950 से आज तक को अगर हम कंपेयर करें, अगर इनका तुलना करें, तो आपको पता चलेगा कि इस दौरान भूमियों का विभाजन हुआ है, लैंड्स के टुकड़े ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी परिवार में एक व्यक्ति के पास 10 एकड़ जमीन था और उस जमीन पे मालिकाना अधिकार 2 व्यक्ति का हुआ। तो पिता या माता के गुजरने के बाद, चाहे वो परिवार पितृसत्तात्मक हो या मातृसत्तात्मक, इसलिए हमने पिता और माता दोनों कहा। ठीक है? तो जमीन के मालिक के जाने के बाद उस जमीन का बंटवारा होगा और 2 भाइयों या 2 बहनों में वो 5-5 एकड़ हो जाएगा, या एक भाई एक बहन में लीगली उसका डिवीजन होके वो 5-5 एकड़ रह जाएगा। तो एक भूखंड जो 10 एकड़ था, वो घट के 5 एकड़ का हो गया 2। फिर विभाजन, फिर विभाजन, फिर विभाजन। इस प्रकार समयांतराल में भूमि के विभाजन के कारण, भूमि के स्वामित्व में विभाजन के कारण जोत का आकार भी घटता गया है। अगर आज की कहानी देखें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो भारत में 85% लोग ऐसे हैं कृषि कार्य में संलग्न, जिनके जोत का आकार 0.2 हेक्टेयर से कम है। ये स्मॉल फार्मर्स है। समझ में आ गया? ऐसे 85% लोग हैं और मात्र 15% ऐसे किसान हैं जिनके जोत का आकार 0.2 हेक्टर से अधिक है। समझ में आ गया? मतलब कितने छोटे भूभाग पे कृषि कार्य इन किसानों के द्वारा किया जा रहा है,
आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। एक भूभाग आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में तकरीबन 2.5 एकड़ होता है। अब 1 हेक्टेयर का 5वां हिस्सा 20%, तो 2.5 एकड़ का 20% कितना होगा? कुछ कट्ठा। अब उस जमीन पे कार्य करने वाला किसान अपनी आजीविका प्राप्त करना चाह रहा है उसी भूभाग से, तो उसके उपज से तो उसका पेट खुद ही नहीं भरेगा, तो बाजार में क्या बेच पाएगा? और आपको पता है कि जीवन जीने के लिए सिर्फ खाने के लिए अनाज सब्जी ही नहीं चाहिए, बहुत सारी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। अब किसान खेती करते हैं, जो भी चीज उपजाते हैं कुछ तो वो अपने उपभोग के लिए रखते हैं, बाद बाकी क्या करते हैं जिसे हम अधिशेष कहते हैं, सरप्लस। सरप्लस को वो बेच देते हैं जिससे उनको कैश आमदनी होती है, उससे वो कपड़े, पढ़ाई, स्वास्थ्य इत्यादि पे खर्च करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि देश के 85% किसान के पास उपज का अधिशेष होता ही नहीं है, उनके पास प्रोडक्शन सरप्लस है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि बाजार में जो कृषिगत सामान आप देखते हैं, आप खरीद के उसका उपभोग करते हैं, गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, ये किन किसानों के द्वारा उपजाया जाता है? तो बचे हुए 15% किसान जो है वे इसका उत्पादन करते हैं। इसका मतलब है कि आज हमारे देश में जो किसान हैं उसमें 85% किसान जो उपज करते हैं उनसे मुश्किल से अपना भरण पोषण हो पाता है। उनके पास मार्केटेबल सरप्लस नहीं है, उनके पास अतिरेक नहीं है, उनके पास अधिशेष अनाज नहीं है या कृषि उत्पाद नहीं है जिसको बाजार में बेच सके। तो फिर भारत के बाजार में जो कृषि उत्पाद दिखते हैं जिन्हें हम खरीद के उपभोग करते हैं वो किन किसानों के द्वारा उपजाया जाता है? तो बचे हुए 15% किसान ये काम करते हैं। इन्हीं के अनाज, इन्हीं के उपजाए हुए अनाज पहुंचते हैं लोकल मंडियों में, लोकल मंडियों के माध्यम से स्थानीय बाजारों में पहुंचते हैं और स्थानीय बाजारों से उन लोगों के घरों में पहुंचते हैं जिन लोगों को उन उत्पादों की आवश्यकता है अपने दिनानुदिन की जीवन यापन के लिए। ये क्लियर है? मतलब कि भारत के मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, यहां देखें तो 85% फार्मर को हम मान सकते हैं गरीब किसान। ठीक है? इसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो लैंडलेस हैं, ऐसे किसान हैं जिनको अपने घर के जमीन के अलावा जमीन है ही नहीं। वो क्या करते होंगे? उनकी आजीविका कैसे चलती हो? उनकी आजीविका वास्तव में चलती है कृषि क्षेत्र में श्रम बेचकर। वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, वो कृषिगत मजदूर हैं, वो कृषि मजदूर हैं। उनकी मजदूरी कौन तय करता है? उनकी मजदूरी भारत सरकार तय करती है और उस रेफरेंस मजदूरी से अलग अलग राज्य सरकारें मुद्रास्फीति के सूचकांक से जोड़कर अपने राज्य में न्यूनतम मजदूरी कृषि मजदूरों के लिए तय करते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि कृषि कार्य भारत में समयांतराल में एक लाभकारी पेशा नहीं रह गया, कम से कम इन 85% किसानों के लिए। अब इनकी आजीविका, इसका मतलब काफी संकटपूर्ण रहती होगी, काफी संकटपूर्ण स्थिति में ये जीते होंगे। ये कैसे जीते होंगे? तो कृषि कार्य करने से इनका गुजारा होता नहीं, क्योंकि इनके पास जोत की मात्रा कम है, जोत का आकार कम है, इनकी लैंड होल्डिंग कम है। तो यह कृषि कार्य करने के उपरांत जो समय बचता है उस बचे हुए समय में
कोई दूसरा काम करते होंगे। तो वह काम कृषि क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है या कृषि क्षेत्र के तरे हो सकता है। मतलब कि दे माइट बी अर्निंग देयर लाइवलीहुड either from agricultural sector और from नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये कृषिगत क्षेत्र और गैर कृषिगत क्षेत्र जो है, इसे हम अपने दूसरे लेसन में बाद वाले की चर्चा करेंगे कि गैर कृषिगत क्रियाएं क्या हैं जिनमें ये लोग हिस्सा लेते होंगे और अपनी आजीविका प्राप्त करते होंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही सत्य है कि इस कृषि प्रधान देश में जो भारत की बात हम कहें, वो झलक आपको पालमपुर गांव में भी दिखाई देगा। मुश्किल से 10% लोग हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 10 एकड़ जमीन है। 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास हाफ हेक्टेयर जमीन है, मतलब 3, 4, 5 एकड़ के आसपास जमीन है। इनकी संख्या बहुत कम है, वो 15% में खत्म हो गए। बचे हुए लोग गांव जो हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं खेती करने के, और छोटे छोटे भूखंडों पे खेती करना इकोनॉमी ऑफ स्केल को प्राप्त नहीं कर पाता। आप उससे प्रॉफिट उतना नहीं कमाएंगे, आपकी उपज उतनी नहीं होगी जितना होगा एक बड़े किसान को, जिसके जोत का आकार बृहत है, बड़ा है। 4 हेक्टेयर है, 5 हेक्टेयर है। 5 हेक्टेयर मतलब कि तकरीबन 12.5 एकड़ जमीन। ठीक है, ये बड़े किसान हैं। फिर मझोले किसान होते हैं, फिर छोटे किसान होते हैं, और जो ऐसा किसान जिसके पास घर के अलावा कोई जमीन नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम? वो भी किसान है, क्योंकि दरवाजे पे छोटा सा एक टुकड़ा है जिसमें कहीं मूली लगा लिया, कभी गोभी लगा लिया, इत्यादि इत्यादि, कभी केला, 5 केला लगा लिया। उससे तो भरण पोषण साल भर का चल नहीं सकता। समझ में आ गया? इस कारण से सरकार का जोर है कि ऐसे किसान, जिसको किसान हम कहते हैं, उसके पास जोत की आकार बहुत छोटी है, तो उसको हम संलग्न करें, उसको बिजी करें उसी एरिया में गैर कृषिगत गतिविधियों में, गैर कृषिगत क्रियाओं में, जिसे हम देखेंगे अपने लेसन 2 में, अगले लेसन में। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखें कि इस प्रकार जोत का आकार भारत में घटता गया है, और जोत का आकार आज के डेट में इकोनॉमिकली वायबल नहीं रह गया है, आर्थिक रूप से बेहतर नहीं रह गया, उससे अर्थोपार्जन हो नहीं पाता। ठीक है, अब पालमपुर गांव में आप ये सारी सच्चाई सिस्टमेटिकली देखेंगे, और इस पालमपुर गांव को आप अगर विस्तारित करें तो ये पूरे देश की कहानी बन जाती है। एक आइडियल टिपिकल विलेज को एनसीईआरटी ने उठाया है, और इसको आप एक्सपैंड करके भारत स्तर पे देख सकते हैं। राज्यों के स्तर पे इसमें अंतर दिखेगा। राज्यों के अंतर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के आधार पर पुनः अंतर दिखेगा। हो सकता है कि दक्षिण के गांव अलग हों, उत्तर के गांव अलग हों। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के गांवों की अलग कहानी है, पश्चिम के गांवों की अलग कहानी है। सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत है, उसके गांव के कृषिगत व्यवस्था और कृषि व्यवस्था की कहानी कुछ अलग है। इस समझ में आ गया? ये है पालमपुर गांव का एक छोटा सा स्केच। समझ में आ गया? अब जरा बढ़ते हैं हम आगे कि पालमपुर गांव में जो कृषि कार्य होता है, जो कृषि कार्य होता है, उसमें आपने देखा कि एक सीमा है, एक लिमिटेशन है कि किसानों के जोत का आकार बढ़ता गया है। अब वहां के किसान खेती करते किस तरह की है, तो वहां पे आपको 2 किस्म की खेती दिखाई देगी। एक है जिसे हम कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, और एक है जिसे हम कहते हैं आधुनिक फसल पद्धति या प्रणाली या विधि। इसमें क्या होता है? अब अगर ये देखें मल्टीपल क्रॉपिंग में,
तो बहुविधि फसल प्रणाली में किसान क्या करते हैं कि एक वर्ष में एक ही भूभाग पे कई फसल उपजाते हैं। दो फसल तो आप सबको पता होगा, एक जो रबी है और एक है जो खरीफ है ना। जाड़े के मौसम में और बरसात के मौसम में दो किस्म के फसल उगाए जाते हैं। ये अमूमन पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ पालमपुर गांव में ही नहीं। ठीक है, तो रबी फसल एंड खरीफ फसल समझ में आ गया। अब रबी और खरीफ फसल के बीच भी किसान एक फसल लेते हैं। ये रबी के बाद एक दूसरा फसल यहां लगा दिए, फिर खरीफ आया, खरीफ के बाद एक दूसरा फसल यहां लगा दिए, फिर रबी आ गया। मतलब कि रबी और खरीफ फसलों के बीच में एक क्रॉप लेने की बात आपको पालमपुर गांव में दिखाई देगी। ठीक है, जैसे रबी जायद एंड खरीफ जायद, ये चार क्रॉप कई किसान ले लेते हैं एक साल में। बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन लेने की विधि है। लेकिन अगर कोई किसान पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में एक फसल ये मेन क्रॉप है और बीच में एक तीसरा फसल लेते हैं। अब जब खेत में एक फसल की बुआई कर दी गई तो अब उस भूमि का इस्तेमाल रुक गया। वो फसल तैयार होगा, हार्वेस्टिंग होगा, जमीन खाली किया जाएगा, जमीन को तैयार किया जाएगा, उसके उपरांत ही उस पे दूसरे फसल की बुआई की जा सकती है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि बहुविधि फसल किसान करते हैं अपने इनकम, अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए, अपने भूखंड का मैक्सिमम इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इसकी एक सीमा है, इसके ऊपर उस भूखंड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो एक चुनौती है कि जोत का आकार छोटा होता चला गया है। दूसरी चुनौती है कि 3 से ज्यादा फसल देना संभव नहीं है। अब ऐसा है कि जमीन बढ़ नहीं सकता, वो लचीला है नहीं, इलास्टिक है नहीं। जमीन देखे हैं कितना बढ़ा है 1950 से लेके अब तक। तो फिर क्या करें? तो नए विकास हुए, नए खोज हुए और आता है मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक, जिसे भारत में 1965-66 वर्ष में न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी के नाम से लॉन्च किया गया था, जिसको हम लोकप्रिय भाषा में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अपने कृषि उत्पाद को की मात्रा बढ़ाने के लिए एक तरीका है कि जोत बढ़ाइए, लेकिन जोत बढ़ाना हमेशा संभव नहीं है, उसकी एक सीमा है, उसके बाद जोत का आकार नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरा क्या तरीका है कि ऐसा करें कि जोत जितना है उतना रहे, हम उसी भूखंड से ज्यादा उपज तो ले सकते हैं। ये है आपको आधुनिक कृषि तकनीक, जिसे कहा गया नई कृषिगत रणनीति, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, हरित क्रांति के नाम से भारत में 1965 में लॉन्च किया गया। भारत सहित दुनिया के सैकड़ों दूसरे देशों में भी सेम कहानी दोहराई गई और हर जगह परिणाम और रिजल्ट लगभग एक जैसा ही मिला। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है भाई? तो इसमें हम भूखंड को बढ़ाने की बात नहीं करते। जो खेत है जितना है, लिमिटेशन है, सीमा है, कोई दिक्कत नहीं, जमीन उतना ही रखो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। उन्नत किस्म के बीज जिसे हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कहते हैं, दूसरा क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ज्यादा संकेंद्रित उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि रासायनिक उर्वरक 3 प्रकार के हैं, आप सबको पता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास, NPK। तीसरा करते हैं इसमें कि हम बेसिकली कीटनाशकों
कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ आपको लगाना पड़ेगा सिंचाई, क्योंकि संकेंद्रित और आंद्रित जो उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक, इन रासायनिक उर्वरकों को सही मात्रा में घुलाने के लिए, ताकि पौधे का जड़ उस पोषक तत्व को ले सके और अच्छा उपज दे सके। ठीक है। जो कीटनाशक और खरपतवार नाशक होंगे, ये भी रासायनिक होंगे, केमिकल कंसेंट्रेटेड। मतलब हमारे किसान पहले इस टेक्निक में, इस प्रकार की कृषि विधि में जिन कीटनाशकों, जिन खरपतवार नाशों का इस्तेमाल करते थे, उनमें परिवर्तन होगा। जो कंपोस्ट का इस्तेमाल करते थे, जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल करते थे, जो कार्बनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते थे, उनका विस्थापन होगा किससे से? रासायनिक उर्वरक से। सिंचाई के लिए जो किसान निर्भर थे वर्षा पर, मानसूनी बारिश पे, अब उसमें कृत्रिम सिंचाई का आगमन होगा और पंप सेट से, नहरों से, तालाबों से सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और कुल मिलाकर के इन आगतों के माध्यम से क्या होगा? तो किसान का उपज बढ़ेगा। अगर देखा जाए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट इज हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों से हुई थी, जिसका विकास अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने मेक्सिको में, नॉर्मन बोरलॉग, आप सही समझे, उसका विकास किया था, जिसमें क्षमता थी कि जो गेहूं का बीज है वो पहले से 2.5 गुना ज्यादा उत्पादन दे सकता है, कर सकता है। समझ में आ गया? यही है आपको आधुनिक कृषि की तकनीक। ये है न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक। हमारे यहाँ लॉन्च किया गया न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी के नाम से, जिसका कॉमन नाम है हरित क्रांति, लेकिन पूरे दुनिया में इसे न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में भी गया, मैक्सिको में भी गया, दुनिया के हर देश में न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ इंडिया ही नहीं। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ? तो भारत में उपज एकाएक बढ़ा। ठीक है। अगर एनसीईआरटी को कोट करें, एनसीईआरटी कहता है कि 1965-66 में जहां भारत में गेहूं की पैदावार जस्ट 10 मिलियन टन थी। 1 मिलियन टन मतलब 10 लाख टन, 10 मिलियन टन थी। वह 2016-17, अगर इंग्लिश को कोट करें तो इंग्लिश ने इसको थोड़ा सा आगे का आंकड़ा दिया है, हिंदी मीडियम ने थोड़ा पुराना आंकड़ा दिया है। ये गेहूं का उत्पादन 2019-20 में बढ़कर 108 मिलियन टन हो गया। ये 10 गुना से ज्यादा उत्पादन गेहूं का होना शुरू हो गया। ये मिरेकल किस चीज का है? ये जादू किसने किया था? तो ये जादू है आधुनिक कृषि विधि की, न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक। नेचुरली पालमपुर गांव के किसान जिस तरह की खेती पहले करते थे, मल्टीपल क्रॉपिंग, उनको एक नया टूल मिला, उनको एक नया साधन मिला और उनके उपज एकाएक तेजी से बढ़े। समझ में आ गया? और इस उपज के बढ़ने की खुशहाली निश्चित रूप से ग्रामीण परिवार पे आया होगा। अब एक और आंकड़ा एनसीईआरटी देता है, जिस पे चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे जब हमारा ऑफलाइन कोर्स आएगा वहाँ, और फिर हम जब 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी की पढ़ाई करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ इस पे डिटेल चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल ये तो आंकड़ा हम दिए आपको गेहूं का। जरा देखें कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रॉप है भारत का, जिसे दलहन कहते हैं, दाल, पल्सेस।
इनके उत्पादन में क्या चेंज हुआ? तो दलहन का उत्पादन 1965-66 में जहां 10 मिलियन टन था, 10 मिलियन टन, वो 19-20 में बढ़कर 23 मिलियन टन हुआ। अब जरा देखिए, इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी भारत सरकार के 2020 के आंकड़े को उठाता है और डाटा 19-20 का देता है। उसके अंतर्गत देखेंगे कि नई कृषि तकनीक को अपनाने के बाद जहां गेहूं के उत्पादकता में 10 गुना से भी ज्यादा विस्तार हुआ, वहीं दलहन की उत्पादकता में और उसके उत्पादन में लगभग 2.25 गुना विस्तार हुआ। वह 10 मिलियन टन से बढ़कर 23 मिलियन टन हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? इसको सोचते रहिए कि दलहन भारत के लिए एक चुनौती बना रहा है, आज भी एक चुनौती है। भारत सरकार दलहन का भी बफर स्टॉक करना शुरू कर दी है। नई सरकार जब केंद्र में आई तो भारत में बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता था सिर्फ गेहूं का और चावल का। अब दलहन का भी होता है, आलू का भी होता है, प्याज का भी होता है। शायद सरकार जल्द ही टमाटर का भी एक बफर स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर देगी विधिवत। ठीक है, क्योंकि टमाटर अपने महंगाई के लिए पिछले कई महीनों से पूरे देश में समाचारों में है। ठीक है, एनीवे, तो ये थोड़ा सा करंट से आपको हम 9th के एनसीईआरटी को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य 9वीं कक्षा के एनसीईआरटी को पढ़ के 9वीं का परीक्षा नहीं पास करना है। आपका जो मेन उद्देश्य है वो है सिविल सेवा की परीक्षा पास करना, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू, ताकि आप सफल पूर्वक आईएएस बन सकें। ये सबकी ख्वाहिश है, जरूर बन सकते हैं, चिंता मत करिए। ठीक है, अब देखिए जरा, इसका मतलब है कि जो उपलब्धि गेहूं में हुई वो उपलब्धि दलहन में रिपीट नहीं की जा सकी। इसका कारण है, जिन कारणों को आप आने वाले कक्षाओं में देखेंगे। एनसीईआरटी यहाँ कारण नहीं बताता, क्योंकि वो मान के चलता है कि 9वीं कक्षा के छात्रों को शायद इतना जानना काफी है या इतना ही जानना उचित है। आपको पता है एनसीईआरटी किताब को बहुत सोच समझ कर तैयार किया जाता है, और एनसीईआरटी बुक्स बेसिकली उस क्लास को पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए एक गाइडलाइन है। छात्रों को तो सिलेबस मिलता ही है, कंटेंट मिलता ही है, लेकिन उस कक्षा को जिन टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा उनको एक गाइडलाइंस है। जिस कारण से आप देखेंगे कि अमूमन पुस्तकों में जो हर अध्याय के अंत में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पुस्तकों में उनका उत्तर उसी पुस्तक के उसी चैप्टर में होता है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में जिन चीज़ों को किसी चैप्टर में कवर किया गया है, उस चैप्टर के अंत में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर उस चैप्टर में नहीं है। ऐसा क्यों है? ताकि छात्र को क्लास को पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा बाहर से ज्ञान दिया जाए। आप उस पर चिंतन मनन करिए, क्योंकि हम जब टेस्ट लेंगे तो आपको वहाँ से भी प्रश्न हम देंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसका उत्तर कितना अच्छा दे पाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एज वेल एज सब्जेक्टिव एग्जाम में। समझ में आ गया? ये है पालमपुर के गांव की कहानी, 2 तरह की फसल विधि, उत्पादन की प्रक्रिया, और इसमें एक चीज हमने छोटा सा 2-4 मिनट का जोड़ दिया था कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स का एक काम चलाऊ कार्यकारी परिभाषा हमने दिया और कोशिश किया। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो अध्याय था, आज का हमारा जो लेसन था, वो इतने चीजों को कवर करने को टारगेट किया था। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। अपने प्रश्न पूछे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेरी, अपने डाउट हमको लिखकर हमेशा बताएं, ताकि हम उसका समय पे उत्तर दे सकें। मिलते हैं अगले दिन इस सीरीज के लेसन 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।